Hello student, I welcome you in class 12 physics chapter 1 electrostatics lecture 2। बच्चों लास्ट क्लास में हमने आपको चार्ज के बारे में पढ़ाया। बेसिक क्लास थी वो, जिसमें बताया गया कि चार्ज होता क्या है, चार्ज को प्रोड्यूस कैसे करते हैं। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में आपने पढ़ा, मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़ा कि किस किस तरीक़ों से किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। माय नेम इज़ प्रवीण पांडे एंड यू आर वाचिंग फियरलेस फिजिक्स एट पिनाकल टेक्नो स्कूल। शुरू करते हैं बच्चों। चलिए, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे नंबर 1 कि चार्ज इज स्केलर। चार्ज इज स्केलर। बच्चों क्लास 11th में आपने दोनों क्वांटिटीज़ को पढ़ा हुआ है, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। सो नाउ हियर्स द चार्ज इज स्केलर। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है या डायरेक्शनल इफेक्ट नहीं होता है। ठीक, तो जो भी क्वांटिटी स्केलर होती है उसका एडिशन जो होता है वो एल्जेब्रिक मेथड से होता है। तो हमने कहा कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या कि चार्ज को हम एल्जेब्रिकली एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर वी कैन राइट कि इट कैन बी एडेड बाय द एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड। चार्ज आखिर स्केलर क्वांटिटी क्या है, क्यों है, इसके पास डायरेक्शनल इफेक्ट क्यों नहीं है? आप सिंपल से समझ सकते हैं कि चार्ज जो होता है क्या है, दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल स्टेट से कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है या कितना कम इलेक्ट्रॉन है, तो बस वो काउंटिंग को बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग को बता रहा है। ठीक है ना, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया वहाँ से 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करने पर। क्लियर है, तो उसके पास कोई भी डायरेक्शनल इफेक्ट नहीं होगा। सो अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट शोज द डेफिशिएंसी एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ना। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा दूँ। सपोज किसी बॉडी पर चार्ज है Q1 = +5 कूलम और किसी बॉडी पर है Q2 = -3 कूलम। क्लियर बच्चों, तो उस दोनों बॉडी का अगर नेट चार्ज पूछा जाए Qnet = तो क्या लिखेंगे, एल्जेब्रिकली इसको ऐड कर देंगे, +5 कूलम एंड प्लस ये कितना है -3 कूलम। दैट बिकम्स Qnet = कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज +2 कूलम, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एडिशन कर सकते हैं चार्ज का। बहुत ही सिंपल सा है। क्लियर है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी को देखते हैं। दूसरा क्या हुई, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है, लाइक अगर हमारे पास सपोज करो बच्चों ये कोई बॉडी ए है, ठीक, ये कोई बॉडी बी है। अगर हम ये कह रहे हैं कि बॉडी बी को ए के द्वारा हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक, सपोज करिए ऐसे कि इस ए से मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया और इसको दे दिया किसको, बी को। जब बी को दोगे तो बी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने का मतलब क्या हुआ, किसी बॉडी को चार्ज में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, या तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन ऐड करो, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करो, या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालो। अगर इसको चार्ज करना था, पॉजिटिव चार्ज करना था, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसको निगेटिवली चार्ज करना था, इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा बात है। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी समझो कि सपोज करो कि ये कोई मेटल ऑब्जेक्ट है, इस पर इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, और इस नेगेटिव चार्ज को अगर आप कनेक्ट कर देते हैं थ्रू वायर किसी दूसरे कंडक्टर को, तो क्या होता है, इस पर से इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर जाते हैं उसकी तरफ, हाँ, और कुछ चार्ज दूसरी बॉडी पर भी चला जाएगा।
यानी इसका चार्ज उसके ऊपर ट्रांसफर होगा और कुछ चार्ज इस पर रहेगा, कुछ चार्ज उसके ऊपर चला जाएगा। तो चार्ज को हम लोग एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? चार्जिंग ए बॉडी मीन्स, चार्जिंग अ बॉडी मीन्स transfer of electron. Charging a body means transfer of electron, either addition or removal. Clear है? Now एक चीज बता देता हूं यहां पर, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं आपको कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट इज द चार्ज इज कंजर्व्ड। क्या लिखा मैंने? चार्ज इज कंजर्व्ड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, ठीक है? इसको समझना है आपको। क्या कर रहा है? चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब, जैसे बहुत सारी चीज़ों का आपने कंजर्वेशन पढ़ा हुआ है, एनर्जी का कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, है ना, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन। तो उसी तरीके से चार्ज की वैल्यू भी क्या होती है? कंजर्व। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। होता क्या है? आप यहाँ से कह सकते हैं कि चार्ज ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं, चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। अगर जैसे हमने कहा कि किसी बॉडी को हमने चार्ज किया, इसका मतलब क्या? चार्ज पैदा नहीं हुआ, किसी न किसी दूसरी बॉडी से वो आया है इसके ऊपर। क्लियर है? ये केवल ट्रांसफर होता है, ये प्रोड्यूस नहीं होता है। क्लियर? जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा स्टेटमेंट भी मैं लिख देता हूं इसको, उसके बाद समझा दूंगा और भी। इन एन isolated system, total charge remains conserved, clear? Remains conserved. It cannot be produced. It cannot be produced. Only it can be transferred. It can be transferred. इसको क्या कर सकते हैं? केवल ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना? जैसे मैं समझा दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। मैं हमेशा हर क्लास में याद दिलाता हूँ कि अपना पेन एंड पेपर लेके बैठिए, प्रॉपरली नोट्स बनाइए। क्लियर है? चलो बच्चों, दिखा रहा हूँ मैं यहाँ से। ये इसमें क्या कह रहा है? जैसे कि सपोज करिए कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक? दिस इज द ऑब्जेक्ट ए। सपोज करिए इस पर प्लस 10e चार्ज है। प्लस 10e चार्ज का मतलब क्या? कि इस पर 10 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, न्यूट्रल स्टेट से 10 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। एंड दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी बी। क्लियर? बोथ आर मेटल, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। क्लियर? इस पर आसानी से आपको मैं समझा पाऊंगा। अब ये जो मेटल है, तो मेटल में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इसमें ढेर सारे एटम्स होंगे जिनके लास्ट ऑर्बिट के कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले होंगे, यानी वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए होंगे। तो पॉजिटिव एटम और उसका इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा ढेर सारा अंदर में, लेकिन नेट चार्ज ऑन द मेटल विल बी जीरो। नेट चार्ज अभी भी इस पर जीरो है,
क्या होगा कि जब इन दोनों को अगर आपस में कनेक्ट किया जाए, सपोज करिए कि इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया ऐसे, दिस इज ए एंड दिस इज बी। जैसे ही कनेक्ट करोगे किसी वायर के द्वारा कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, they have the tendency to conduct towards A because of the attraction by applied by the positive charge of A। A का पॉजिटिव चार्ज उनको अट्रैक्ट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करने की टेंडेंसी रखेंगे। सपोज करो कि B में से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए A में। कितने इलेक्ट्रॉन गए? मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन गए। सपोज करो जब वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? +2E। इस पर आ गया +2E। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, पहले से इसके ऊपर था +10E और आ गया -2E, इलेक्ट्रॉन आने पर नेगेटिव चार्ज आया, तो कितना चार्ज अब इसके पास बचेगा? +8E। अब ध्यान दीजिए कि बॉडी बी पर पहले से कोई चार्ज नहीं था, है ना, बॉडी बी पर कोई चार्ज पहले से नहीं था, लेकिन अब बॉडी बी पर चार्ज आ गया। कितना आ गया? +2E का चार्ज आ गया। हालांकि ये बॉडी बी पर जो चार्ज आपको दिख रहा है ये प्रोड्यूस नहीं हुआ, ध्यान से देखिएगा। इस पे पहले से 10 था, अब इस पर +2E आ गया, यानी इसका +2E चार्ज ट्रांसफर कर गया दूसरे पर। मैकेनिज्म दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन आया है बी से ए में, ठीक है ना, तो आपको क्या दिख रहा है कि 10E पॉजिटिव चार्ज था और बी पर 0 चार्ज था। अब ए पर कितना रह गया? सिर्फ +8E रह गया और बी पर चला गया +2E। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से +2E चार्ज ट्रांसफर हो गया फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। तो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज, है ना, प्रोडक्शन ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है। अभी भी अगर देखा जाए इस पूरे सिस्टम का, इनको कनेक्ट करने से पहले इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना था? Qnet इक्वल्स टू कितना था? इसके पास 0 चार्ज था, इसके पास +10E, तो दैट इज द +10E। और कनेक्ट करने के बाद भी अगर इस सिस्टम का अगर चार्ज चेक करते हो तो कनेक्ट करने के बाद कितना है? +8E +2E, दैट इज द Qnet इक्वल टू कितना? दोनों को +8E +2E, है ना, दैट बिकम्स +10E। अभी भी टोटल चार्ज वही है। यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, ठीक है, उसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया बच्चों ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं, 1 2 3 हो गया, 4th नंबर। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटा के फॉर्म में होता है, ठीक। क्वांटा का मतलब क्या होता है, इस बात को पहले क्लियर किया जाए। देखिए, कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो कॉन्टिन्यूअस होती हैं और कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो क्वांटा के फॉर्म में होती है, यानी एक बेसिक एलिमेंट मिलके उसको धीरे धीरे बढ़ाता है। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, टाइम। तो टाइम क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, समय लगातार चलता रहता है, ठीक। समय जैसे आपको 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, तो ये जो समय है ना, आप बोल नहीं सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक टाइम से मिलके बना है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि 1 घंटा बनने के लिए एक एक मिनट लेके बना है। हो सकता है वो 1 मिनट से भी छोटा हो जाए। कितना हो जाएगा? 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स को भी छोटा कर सकते हो, 2 सेकेंड्स, 1 सेकेंड, माइक्रो सेकेंड्स में, मतलब पीछे चलते जा सकते हो। टाइम को छोटा करने का कोई लिमिट नहीं है, ठीक। तो समय एक लगातार चलने वाली क्वांटिटी है, ठीक। जबकि जैसे मैं एग्जांपल दूं, सपोज आपके पास एक ट्रक गेहूं है, ठीक, गेहूं, व्हीट। तो जो गेहूं है, उस गेहूं की जो पूरा ट्रक में भरा हुआ है, तो एक लंबा सा उतना बड़ा व्हीट का सीड नहीं है, उतना बड़ा बीज नहीं है गेहूं का, है ना। वो आपको उतना कंटिन्यू दिखता है ट्रक में लदा हुआ, वो गेहूं उतना बड़ा नहीं है। क्या है? वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके उतनी बड़ी स्ट्रक्चर क्रिएट हो रही है ना बच्चों। वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, एक पार्टिकल, फिर 2 पार्टिकल, फिर 3 पार्टिकल, यानी इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है वो एक डिस्क्रीट वैल्यू से बनती है। एक व्हीट का एक सीड, एक सीड मिलकर के उतना बड़ा स्ट्रक्चर बनता है। उसी तरीके से जो चार्ज होता है ना, चार्ज की एक कॉन्टिन्यूस वैल्यू नहीं होती है, किसी भी अमाउंट का आप चार्ज नहीं ले सकते हैं।
चार्ज एक बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, यानी सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस माइनस ई। तो इसको सिंपली ई बोला जाए, यानी सबसे छोटा जो चार्ज होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक, वो है इलेक्ट्रॉन ई। तो ई एक चार्ज। अगर नेक्स्ट चार्ज अगर आप देखना चाहें, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 2e, यानी किसी बॉडी को अगर चार्ज करना चाहते हैं तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या एक इलेक्ट्रॉन देंगे। सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, कितना चार्ज आएगा उसके ऊपर, प्लस ई। 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए, कितना आएगा, प्लस 2e। 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए, प्लस 3e। उस पर कभी भी 2.5e या 4.5e या 4.12e ऐसा कोई चार्ज नहीं आ सकता। जब भी चार्ज करेंगे किसी बॉडी को, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या तो 2 निकलेगा, यानी ई के इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्ज का एक्सचेंज होगा, ठीक। तो जो सबसे छोटा वाला चार्ज है ई, दैट इज कॉल्ड द क्वांटा ऑफ चार्ज। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि चार्ज इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, चार्ज इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट इज डिस्क्रीट। इट इज डिस्क्रीट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है। द क्वांटा ऑफ चार्ज, द क्वांटा ऑफ चार्ज इज व्हाट, सॉरी क्या बनेगा, ई। द क्वांटा ऑफ चार्ज इज ई। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से एक चीज और भी लिख सकते हैं, देयरफॉर चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E. Hence charge on a body Q will be equals to, कितना हो सकता है, Q की वैल्यू कितनी होगी, E का इंटीग्रल मल्टीपल N इंटू E। अब या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये निगेटिव होगा, सो Q विल बी इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो किसी भी बॉडी पर चार्ज का वैल्यू ये होगा, जहां पर N की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 इस तरीके से। क्लियर होगा? चलिए, हालांकि बच्चों एक बात और भी मैं बता दूं, क्वार्क्स करके आप एक चार्ज पढ़ेंगे जिस पर चार्ज की वैल्यू होती है E/3 और 2E/3, लेकिन ये जो क्वार्क्स होते हैं ना, ये नॉर्मल स्टेज में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये दोनों एक साथ कंबाइन होकर फिर से इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, ठीक, यानी फॉर ए फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स ये क्रिएट होता है। क्लियर है? चलिए यहां आते हैं। अब किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज बराबर होगा E का इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक। अगर आपसे कहा जाए कि किसी बॉडी पर 1 कूलॉम चार्ज है, 1 कूलॉम चार्ज है, तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये तो काउंटिंग बनेगी ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा जाए तो यानी आपसे क्वेश्चन हो गया कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलॉम निगेटिव चार्ज। 1 कूलॉम निगेटिव चार्ज, 1 कूलॉम निगेटिव चार्ज में अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं तो सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाइए, Q इक्वल टू क्या बनेगा, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, सॉरी ये निगेटिव चार्ज है तो माइनस N इंटू E हो जाएगा, ठीक। Q की वैल्यू कितनी है, हालांकि यहाँ पर हम माइनस हटा दें, हमको सिर्फ काउंटिंग से मतलब है। Q इक्वल टू NE देखा तो Q की वैल्यू हो गई 1 इक्वल्स टू N इंटू E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19। तो बच्चों यहाँ से n की जब वैल्यू निकालोगे तो आएगा 1 अपॉन, इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सो यू विल गेट 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलॉम में। इसको सॉल्व करोगे तो आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो रहा है बच्चों? किसी भी बॉडी पर अगर 1 कूलॉम चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो उसमें नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एडिशनल इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से वो चार्ज क्रिएट हुआ है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ।
4th नंबर हो गया। बच्चों 5th नंबर प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं लाइक चार्जेस repel each other and unlike attract each other। क्या कह रहा है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। क्या कहने का मतलब कि अगर दोनों सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, देन बोथ विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, है ना। अगर दोनों निगेटिव ही हैं, जैसे सपोज करो दोनों निगेटिव हैं, तो ये भी सेम नेचर के हो गए, एक दूसरे को रिपेल करेंगे यहाँ पर। क्लियर है। अगर अपोजिट नेचर के हैं, डिसिमिलर हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को, बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अंदर की ओर फोर्स लगाएंगे। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 5 नंबर पॉइंट। चलिए 6 नंबर प्रॉपर्टी लिखा जाए। 6 नंबर प्रॉपर्टी देखिए, यहां से हम लिख सकते हैं 6 नंबर प्रॉपर्टी में चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, विथ मास। क्या कह रहा है कि अगर किसी पार्टिकल पर चार्ज है तो उस पर मास भी होगा। चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएट होता है, बिना मास का कोई चार्ज नहीं हो सकता है। इस बात को बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हो। चार्ज का मतलब ही क्या होता है? चार्ज का मतलब ही या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन है तो मास तो है ही है उसके पास। प्रोटॉन से चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के पास भी मास होता है। क्लियर सी बात है। यानी कोई भी पार्टिकल अगर चार्ज्ड है तो या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन से आया है या तो प्रोटॉन से वो चार्ज आया, और उनके पास मास भी होता है, तो चार्ज है तो मास हो गया, सीधी सी बात। अब कोई अगर हमारे पास बॉडी है, जैसे एक ऐसी बॉडी है जिसके पास 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स से बनकर मिलकर बना हुआ है, वो न्यूट्रल बॉडी, तो उसके पास मास तो है लेकिन नेट चार्ज उसका क्या है? 0 है। तो कोई बॉडी का मास है लेकिन ये चार्ज हो ये जरूरी नहीं हो सकती, वो न्यूट्रल बॉडी हो, ठीक। लेकिन अगर बॉडी चार्ज्ड है तो मास होगी ही होगी। यानी यहां से स्टेटमेंट क्या बना सकते हैं? मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बिना मास का कोई चार्ज नहीं हो सकता। क्लियर? चलिए, जैसे अगर आपसे कोई कहे कि एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास चार्ज है लेकिन मास नहीं है, तो ये गलत है, ठीक। जैसे फोटोन है बच्चों, फोटोन आप बाद में सुनेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। फोटोन के पास कोई रेस्ट मास नहीं है, इसके पास मास नहीं होता है, रेस्ट मास इसका 0 होता है, और रेस्ट मास 0 है तो इसके पास कोई चार्ज नहीं हो सकता फोटोन के पास। क्लियर? एक बात और सीखो, सपोज करो बच्चों ये कोई एलिमेंट है X, ठीक। अगर इस एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा? X निगेटिव। तो इसको इलेक्ट्रॉन दिया गया तब इलेक्ट्रॉन बनाना, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो इसका मास थोड़ा सा बढ़ रहा है ना, तो इसका मास ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। तो मास ऑफ X निगेटिव इज ग्रेटर देन मास ऑफ एलिमेंट X।
अब सुनो बच्चों, अगर इस x में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाए तो ये बन जाएगा कौन, x पॉजिटिव। तो किसी बॉडी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसका मास क्या करेगा, घटेगा। ठीक, तो जो x पॉजिटिव बना उसका मास इससे कम हो जाएगा। तो सबसे कम मास हो गया किसका, x पॉजिटिव का। सो लेस देन ग्रेटर देन मास ऑफ x पॉजिटिव। तो सबसे बड़ा मास किसका हुआ, निगेटिव वाले का, न्यूट्रल वाले का, बीच में हो जाएगा सबसे छोटा पॉजिटिव वाले का। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी भी आप ध्यान में रखेंगे। ये हो गया 6 प्रॉपर्टीज। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट में बच्चों। अगर हम लोग देखेंगे अब 6 नंबर प्रॉपर्टी के बाद बच्चों हम लोग 7 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। 7 नंबर प्रॉपर्टी में आप डिस्कस कर लीजिए, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या हुआ, ठीक। देखो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आपको बताया जाएगा कि अगर कोई मास है m0 मास, अगर उसको हाई स्पीड से ट्रेवल कराया जाए ना तो उसकी स्पीड बढ़े, हाई स्पीड से मूव करने पर उसका मास थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, यानी मास उसका बढ़ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर किसी चार्ज को Q0 चार्ज है, अगर उसको मूव कराओ हाई स्पीड से तो उसके चार्ज वाली क्वांटिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी किसी भी बॉडी का चार्ज का वैल्यू उस बॉडी के स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। दिस इज कॉल्ड द इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। क्लियर है, क्या कहा मैंने कि मास इंक्रीजेज विथ स्पीड बट चार्ज डज नॉट। ये भी बता देता हूं बच्चों कि अगर कोई मास है m0 रेस्ट में रखा हुआ है और अगर वो हाई स्पीड v से ट्रेवल कर रहा है तो मास हो गया उसका m, और उस m की वैल्यू m0 से ज़्यादा होगी। किस फॉर्मूले से आता है, m इक्वल टू m0 बाई रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, वेयर v इज़ द स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन अगर कोई चार्ज है जिसकी वैल्यू है Q0 रेस्ट में और मोशन करते समय उसका चार्ज अगर मूव कर रहा है v स्पीड से, तब भी चार्ज की वैल्यू Q0 ही होगी। इस चार्ज के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बनता कि q इक्वल टू Q0 बाई रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होगा। किसके लिए, चार्ज के लिए, ठीक। चार्ज हमेशा कांस्टेंट होगा, इनवेरिएंट रहेगा। क्लियर है, समझ में आ गया है, ये सारा बात नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 6, 7, 8 नंबर देखा जाए बच्चों। चलिए प्रॉपर्टी 8 पर आते हैं। प्रॉपर्टी 8 में क्या है, हाँ इसमें ले लिए, लिख रहा हूं मैं, अ चार्ज्ड बॉडी always attracts a neutral body। क्या कह रहा है बच्चों कि कोई चार्ज्ड बॉडी जो होती है ना वो न्यूट्रल बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करती है, हमेशा अट्रैक्ट करती है। किसको, न्यूट्रल बॉडी को। आप क्या पढ़े हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, ठीक। यानी अनलाइक चार्जेस, पहली भी चार्ज बॉडी थी, दूसरी भी चार्ज बॉडी। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर कोई चार्ज बॉडी है और दूसरी जो बॉडी है वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज बॉडी जो होती है न्यूट्रल बॉडी को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कैसे करती है, इस बात को समझा जाए। सपोज करो कि ये कोई, यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया और ये कोई बॉडी है ऐसा, ठीक, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग कोई भी हो सकता है। जब ये चार्ज है, ये न्यूट्रल है, ये आपका न्यूट्रल बॉडी है। क्लियर ना। जब चार्ज को इस न्यूट्रल बॉडी के सामने थोड़ा पास में ले आकर रखेंगे और क्लोजर, तो क्या होगा, इंडक्शन की फिनोमिनन होगी, पढ़ा था हम लोगों ने। इंडक्शन के कारण इधर वाले पर क्या, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा।
अगर ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे इस एंड पर और पॉजिटिव हो जाएगा दूसरे वाले एंड पर। अगर ये क्या है, इंसुलेटर है, नॉन मेटेलिक बॉडी है, तो इंसुलेटर में भी इंडक्शन के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छा सिखाया था। क्या इसमें क्रिएट हो जाएंगे, पोलराइजेशन होगा इसमें, तो निगेटिव एंड लेफ्ट इधर में होगा, पॉजिटिव एंड राइट साइड में होगा। तो क्या होगा कि इधर में आ गया सपोज करो निगेटिव और इधर वाले एंड पे आ गया पॉजिटिव। अब क्या करेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। कितने फोर्स से, मान लो F1 से। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, कितने से, F2 से। अब इसमें समझना है कि F1 और F2 में बड़ा कौन होगा। बच्चों पॉजिटिव चार्ज से ये वाला निगेटिव जो निगेटिव एंड है वो निगेटिव एंड नज़दीक है तो ये अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अब पॉजिटिव एंड दूर है तो रिपल्सन कम होगा, यानी इन F1 और F2 में बड़ा कौन है, F1 बड़ा होगा और F2 कम होगा। तो क्या हो रहा है कि इस बॉडी पर नेट फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट में लगेगा। सो इस बॉडी पर नेट फोर्स लेफ्ट में लगेगा, F नेट। कहने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। हियर्स F1 इज ग्रेटर देन F2। मैंने एरो से भी बनाया था कि ये वाला बड़ा एरो बना है, वो वाला छोटा एरो बना है। क्लियर है। तो क्या याद रखेंगे कि कोई भी चार्ज्ड बॉडी न्यूट्रल बॉडी को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आप पर जानते भी हैं, आप जब कॉम्ब करते हैं तो उसमें कॉम्ब क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। वो चार्ज बॉडी है, अगर आप अपने इस पे बाल के ऊपर ले जाते हो, यहाँ रखते हो तो ये बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये तो न्यूट्रल बॉडी है, इसको अट्रैक्ट कर लेता है। कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हो, उनको अट्रैक्ट कर लो, वो कौन सी बॉडी है, वो तो न्यूट्रल बॉडी है। तो चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करती है, पहला चीज़। चलिए ये 8 प्रॉपर्टी हो गए। 8 प्रॉपर्टी के बाद हम लोग देखेंगे 9। चलिए 9th नंबर प्रॉपर्टी लिखा जाए। देखो बच्चों 9th नंबर प्रॉपर्टी में मैं लिख रहा हूं कि क्या बारे में लिखा जाए। हाँ, सपोज करो कि ये जो चार्ज है, दिस इज द चार्ज एट रेस्ट, प्लस चार्ज है, रेस्ट में रखा हुआ है। दिस इज अनदर पॉजिटिव चार्ज, इट इज इन मोशन, लेकिन ये मूव कर रहा है v इक्वल टू कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से। एंड दिस इज अ चार्ज इन मोशन टू, ये भी मोशन में है लेकिन ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, ठीक, यानी इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है या डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो रेस्ट में रखा हुआ चार्ज हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इन मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। इनके बारे में डिटेल में हम लोग को चैप्टर में आगे में पढ़ना है। एंड मूविंग चार्ज विच हैव सम एक्सेलरेशन, जिसके पास सम कुछ एक्सेलरेशन है, दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इट रेडिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यू कैन से, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है अपने में से, ठीक है, एक्सेलरेटेड चार्ज होता। तो ये ध्यान में रखने पड़ेगा। चलिए 9 नंबर हो गया। 10th नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं क्या कह रहा है। व्हेन टू सिमिलर चार्ज्ड बॉडी, सॉरी, व्हेन टू आइडेंटिकल लिख दिया जाए यहाँ पर, व्हेन टू आइडेंटिकल चार्ज्ड कंडक्टिंग bodies kept in contact for some time, kept in contact for some time and then separated, and then separated. The final charge, the total charge you can say, the total charge
डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन ईच अदर, इक्वली ऑन ईच अदर। इसका मतलब क्या है? इतना बड़ा स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, बहुत सिंपल इसका मीनिंग है। कह रहा है कि अगर ये दो बॉडी है हमारे पास, आइडेंटिकल है, एक जैसी है, सरफेस एरिया वॉल्यूम सब सेम है, इसके पास Q1 चार्ज है, इसके पास Q2 चार्ज है, दोनों को टच करो, कांटेक्ट में रख दो कुछ देर के लिए। कांटेक्ट में रखने के बाद दोनों को सेपरेट कर दो, तो जो फाइनल चार्ज दिखेगा इन दोनों के ऊपर वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा, बराबर बराबर बढ़ चुका होगा। टोटल चार्ज का आधा इस पे होगा, टोटल चार्ज का आधा उस पे होगा, यानी इस पर कितना हो गया? Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, और इस वाले पर भी होगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, यानी दोनों पर बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बात याद रखना है, ये किसके लिए बोला गया है? आइडेंटिकल बॉडीज़ के लिए। ये दोनों आइडेंटिकल होंगे तब ऐसा होगा, और मेटालिक बॉडी होंगे यानी कंडक्टिंग बॉडी होंगे तब ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर दोनों का आइडेंटिकल नहीं है, सरफेस एरिया अलग अलग है, तो क्या होना चाहिए? इसके बारे में इन डिटेल हम लोग पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सारा 10 प्रॉपर्टी समझा दिया। सिंपल है, लाइक अगर आपको इसका एक एग्जांपल भी छोटा सा एग्जांपल दे दूं मैं आपको। सपोज करो कि ये बॉडी है, इस पर प्लस 10 कूलम चार्ज है, ये बॉडी है, इस पर माइनस 2 कूलम चार्ज है। दोनों को थोड़ी देर कांटेक्ट में रख दिया, ए और बी को, आइडेंटिकल थे ये दोनों, उसके बाद हमने सेपरेट कर दिया। तो दोनों का टोटल चार्ज कितना है भाई? यहाँ पर प्लस 10 माइनस 2 कितना हुआ? 8 कूलम, और 8 कूलम का आधा इस पर जाएगा और आधा इस पर, यानी इस पर बचेगा प्लस 4 कूलम और इस पर भी बचेगा प्लस 4 कूलम। इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने लगेंगे। तो देखिए क्या होता है ना, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि ए और बी पहले क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे, दोनों को कांटेक्ट में लाया, उसके बाद सेपरेट कर दिया, तो अब क्या करेंगे? देखिए अब दोनों सिमिलर चार्ज हैं, है ना, एक नेचर के चार्ज हैं, तो अब रिपेल करेंगे। तो पहले दोनों अट्रैक्ट कर रहे थे, कांटेक्ट में रखने के बाद और सेपरेट कर दिया गया तो रिपेल करने लगे। तो इस तरीके से छोटे बेसिक क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अभी हमने सारी प्रॉपर्टी, ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया आपको। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं अब यहाँ पे। देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है कैन 2 सिमिलर चार्ज्ड बॉडीज अट्रैक्ट, क्या दो सिमिलर चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर सकते हैं एक ही नेचर का, यानी दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो? ठीक, सो आंसर इज, आपको लग रहा होगा आंसर नो होने वाला है ना, लेकिन आंसर यस है। आंसर इज यस। इस चीज को समझा जाए कैसे ये पॉसिबल है। ठीक, ध्यान दो बच्चों, चार्ज बॉडीज के बारे में कहा है, ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल की बात नहीं किया है, बॉडी की बात। बॉडी से क्या होगा? बॉडी अगर है तो इंडक्शन का प्रोसेस होगा। देखिए समझा जाए, सपोज करो कि ये कोई बॉडी है, या सिंपल सा एक एटम ही है, पॉजिटिव एटम, इसके ऊपर चार्ज है Q1। ये कोई दूसरा बॉडी ले लो, ठीक, इसके ऊपर है चार्ज Q2, और ये भी पॉजिटिव ही है, इनिशियली ये पॉजिटिव है। चलो बच्चों, ये दोनों क्या कर रहे थे? इनिशियली आपको दिख रहा होगा कि ये रिपेल कर रहे हैं, ठीक, लेकिन दोनों पॉजिटिव थे। क्या होगा जब दोनों को पास में ले आकर रखा आपने, तो रखने के बाद देखिए कौन सी घटना होगी, कौन सा फिनोमिनन होगा? इंडक्शन होगा। ठीक, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। उसको वैसे ही रहने दीजिए, इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है। कितने से रिपेल कर रहा है? F1 से। सपोज करो F1 से रिपेल कर रहा है, दिस इज F1। अब क्या होगा बच्चों? ये जो पार्ट, ये चार्ज जो है Q1 के कारण इंडक्शन होगा दूसरी वाली बॉडी पे। इंडक्शन होने से इसके कारण इस लेफ्ट वाले एंड पर निगेटिव चार्ज आएंगे और उधर वाले में पॉजिटिव आएंगे। तो उसको बना दिया जाए एक दूसरे कलर से। इधर में मान लो ये निगेटिव इंड्यूस हो रहा है और इधर में पॉजिटिव इंड्यूस हो रहा है।
तो देखिए बच्चे, ये वाला चार्ज इन निगेटिव्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा कितने से अट्रैक्ट करेगा? F2 से, ठीक। और इस पॉजिटिव को, ये पॉजिटिव इन पॉजिटिव्स को क्या करेगा? रिपेल करेगा। कितने से? F3 से। और आप सबके सब जानते हैं कि F2 F3 से बड़ा होगा, क्योंकि ये नियरेस्ट सरफेस पे है, तो F2 बड़ा होगा। यानी इंड्यूस जो चार्ज हुआ नेगेटिव और पॉजिटिव, इस इंड्यूस चार्ज के कारण इस बॉडी पर एक नेट चार्ज लेफ्ट में लगेगा। कितना? F2 माइनस F3। और इस बॉडी पर पहले से एक फोर्स लग रहा था जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया था, वो कौन सा था? F1। अब एक बात यहां और समझने की जरूरत है। देखिए क्या, ये चार्ज जब बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा ये इंड्यूस चार्ज बढ़ता चला जाएगा। इंड्यूस चार्ज का जो अमाउंट होता है इस चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर ये बड़ा चार्ज लोगे तो यहाँ पर इंड्यूस चार्ज ज़्यादा होगा, और ये ज़्यादा होगा तो F2 भी ज़्यादा होगा। हालांकि F3 भी बढ़ेगा, लेकिन कंपैरेटिवली कौन ज़्यादा बढ़ेगा? F2 ज़्यादा बढ़ेगा। यानी अगर आप Q1 की वैल्यू जितनी ज़्यादा करते चले जाएंगे तो ये जो नेट वैल्यू लेफ्ट में लग रहा है F2 माइनस F3, दैट विल इंक्रीज, इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो अगर मैं क्या कह रहा हूं कि Q1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Q2, Q1 को अगर बहुत बड़ा कर दिया जाए तो ये जो फोर्स होगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब इस F1 को एक्सीड कर जाएगा, और जब F1 को एक्सीड कर जाएगा तो ये बॉडी पर नेट क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन होगा। यानी ये चार्ज उस बॉडी को क्या कर लेगी? अट्रैक्ट कर लेगी। सो दिस इज द वे सिमिलर चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट। क्लियर? हाँ, हालांकि ये फिनोमिनन दो पॉइंट चार्ज में नहीं पॉसिबल है। अगर सिमिलर पॉइंट चार्जेस हैं तो उनमें ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? पॉइंट चार्जेस में इंडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि उसमें चार्ज के मूव करने का स्कोप ही नहीं है। इसके पास तो वॉल्यूम है ना, इंड्यूस चार्ज हो सकते हैं, कुछ चार्ज इधर कुछ चार्ज उधर जा सकते हैं, लेकिन पॉइंट चार्ज में इंडक्शन नहीं होता है, इसलिए ये सिमिलर पॉइंट चार्ज के लिए पॉसिबल नहीं है। तो याद रखो, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कैन टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट? नो। बॉडी यूज कर दिया, कैन टू सिमिलर चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट? सो यस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, द क्वेश्चन इज फाइंड द total charge on 1 kg copper, 1 kg copper if each atom loses 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चों एक चीज बड़ा सिंपल सा है इसमें कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, किस नेचर का? इलेक्ट्रॉन लूज करने पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पहली बात की पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो Q इक्वल टू प्लस एन ई। हमको Q की वैल्यू पता करनी है, E की वैल्यू आपको मालूम है ऑलरेडी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर n का वैल्यू पता चल जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन उस बॉडी में से निकल रहे हैं तो हमारा काम हो जाएगा। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो हमारा मेन क्वेश्चन है टू फाइंड द n। क्लियर? देखा जाए क्या कह रहा है, मास दे रखा है कितना? 1 kg। 1 kg। एटॉमिक मास कितना होता है? 60 ग्राम। क्लियर है? इसको अगर kg में लिखोगे तो 60/1000 kg हो जाएगा। ठीक, अब पहले ये समझो, कह रहा है कि 1 kg कॉपर है, ईच एटम लूज कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन में इसको करके आप 2 इलेक्ट्रॉन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ईच एटम, अब तो पहले ये जानना पड़ेगा कि कॉपर के 1 kg में कितने एटम्स हैं, और हर एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकला है तो 2 से गुणा कर देंगे। लेकिन पहले एटम्स पता करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ एटम्स पता करने के लिए देखो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आता है? मास बाई एटॉमिक मास से, तो मास बाई एटॉमिक मास, ये नंबर ऑफ मोल हो गया।
मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर N0, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ एटम्स आ गए। इतने एटम्स हैं 1 kg में, m kg में, और एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2, इतने क्या हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूजेस बाय द व्हाट, कॉपर, ये हो गया स्मॉल n। तो चार्ज की जो वैल्यू आएगी Q इक्वल टू n की जगह पर लिख सकते हैं m बाई जेड मल्टीप्लाइड बाई n नॉट मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू ई। अब बच्चों बहुत ही सिंपल है, E के जगह पे आप जानते ही हैं आपको 1.6 इंटू 10⁻19 पुट करना है, n नॉट की जगह पे आप एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू पुट कर देंगे, मास 1 kg पुट कर देंगे, z की वैल्यू मैंने लिखा है, सब कुछ पुट करके आप आंसर अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाल लीजिए ना। बच्चों मैंने चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी, सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको बता दिया है, आप इसको एक बार नोट्स बना करके प्रिपेयर करके अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग कूलम्स लॉ शुरू करने वाले हैं। कूलम्स लॉ को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इन डेप्थ स्टडी करेंगे, और कुछ मैं बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको उसमें समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप उस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिएगा, और अगर उसे आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आई एम डैम श्योर दैट आप कोई भी टाइप का क्वेश्चंस फ्रॉम जेईई मेंस, एडवांस एंड नीट लेवल का कोई भी क्वेश्चन इजीली यू कैन सॉल्व। तो इससे पहले थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, क्लास 11th का वेक्टर चैप्टर को 1 घंटे आधे घंटे आपको जो भी टाइम लगता है एक बार रिवाइज कर लीजिए, तब उस अगले क्लास को अटेंड करिए। ओके बच्चे, तब तक चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। ऑल द बेस्ट।